हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को वॉइस आ रही है क्लियरली? हेलो। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप ये नए साल को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे नई नई चीज़ें, नई नई बातें हम लोग सीखेंगे, फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेंगे, टेक्निकल स्ट्रेटजीज को भी समझेंगे। बस मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि भाई डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। कहने के लिए बहुत आसान होता है डिसिप्लिन, जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम लोग उतरते हैं, चार्ट हमारे सामने होता है, टर्मिनल हमारे हाथ में होता है, और जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उस समय हम लोग बेचैन कर दे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं नरेंद्र सर? आप एक मिनट। ठीक है, नरेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। थैंक यू सर। ओके। सभी को नए साल की मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। बुलबेल में हम अभी एक नया सिस्टम लाए हैं, अभी स्टार्टिंग में किया है। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं वैसे तो, लेकिन कितने लोगों को भी पता नहीं है। जो भी ये वेबिनार अटेंड करेगा हर वीक, ठीक है, तो उसके लिए एक बेनिफिट बुलबेल की तरफ से ऐसा रहेगा कि उसको $5 एक्स्ट्रा उनके अकाउंट में मिलेगा हर हर वीक। और अगर 6 महीने तक रेगुलर ये वेबिनार अटेंड करता है, और सबका वीडियो चालू रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो बंद रखना है, ठीक है। अगर रेगुलर 6 महीने तक रखेगा तो उसको $1,000 का क्रेडिट में अकाउंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, ट्रेडिंग करने के लिए। उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ऊपर का, लेकिन 1,000 विड्रॉल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी लाई है। जो भी वेबिनार में अटेंड होगा रेगुलर, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। आपको फ्लायर भेज दिया है सबको। अगर किसी को नहीं मिला हो तो मैं मेरा नंबर अंदर भेज देता हूँ, मैं उसको भेज दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखा हुआ है। ठीक है हेमेंद्र सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू नरेंद्र सर। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव। अब देखो, ये एक इंटेंशन दर्शाता है कि भाई ब्रोकर चाहता है कि आप लोग सीखें, आप लोग लर्न करें, आप लोग प्रॉफिटेबल रहें। तो इससे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को लगता नहीं कि दुनिया में और कोई ब्रोकर आपको दे रहा है। तो कोई एकेडमी आपको दे रही है तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको लेना चाहिए। हाँ, तो हम लोग अपनी बात कर रहे थे, अभी हम टेक्निकल्स पे भी आएंगे, फंडामेंटल्स भी सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं अपनी बात आप लोगों से कहना चाह रहा था कि भाई मार्केट में एक नया साल है, तो क्यों ना हम इस नए साल पे रेजोल्यूशन लें कि हम लोग इस साल अपने आप के अंदर डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे। एक मिनट। डिसिप्लिन को हम लोग डेवलप करेंगे, और मार्केट के अंदर देखो, मार्केट में एक चीज बता देता हूँ, मार्केट जिस तरीके से पैसा देना चाहता है ना, उस तरीके से हम पैसा लेना नहीं चाहते। हम लोग आते हैं, हम लोग अपनी ही पॉलिसीज को लेकर आते हैं, अपनी ही स्मार्टनेस को लेकर बाजार में आते हैं। कोई कहता है कि नहीं सर, मेरे को तो जब मैं बैठूं सिस्टम पे, चाहे रोटी खा के बैठूं, चाहे सो के उठ के बैठूं, मेरे को उस वक्त बताओ कि कैसे ट्रेड करना है। तो मतलब ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है ना? यहाँ पे आपका हार्ड एंड मनी लगा हुआ है, तो डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मार्केट के मोमेंटम को समझना जरूरी है। और दूसरी एक और चीज है, मार्केट में क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी मूवमेंट आए, चाहे गोल्ड का मूवमेंट आए, चाहे डॉलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आए, करेंसी पेयर में मूवमेंट आए, हम लोगों के अंदर एक जर्नल ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि भाई ये गया तो क्यों गया। हर चीज के पीछे हम लोग रीजन ढूंढने लग जाते हैं कि गोल्ड ऊपर गया तो क्यों गया, डॉलर नीचे आया तो क्यों आया, क्या रीजन क्या है। ठीक है ना? और ये रीजन आप लोग ढूंढते हो, और मैं कहता हूँ कि ढूंढना जरूरी नहीं है। अगर बाजार को नीचे लेके जाना है, ऑपरेटर को, स्मार्ट मनी को अगर नीचे लेके जाना है, वो नीचे लेके जाता है। वो रीजन देगा आपको बाद में कि भाई मैं इस कारण से ऊपर लेके गया, इस कारण से नीचे लेके गया। कई बार जब हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो कई बार अचानक से बाजार में सेलिंग आ जाती है, अनएक्सपेक्टेडली। कोई रीजन नहीं होता, हम पूरा सीएनबीसी टीवी 18 को छान लेते हैं, जेबी न्यूज को छान लेते हैं, और moneycontrol.com को छान लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन उसी दिन जब मार्केट बंद हो जाता है, शाम को 6 बजे बाद दुनिया भर की न्यूज़ आ जाती है कि इस कारण से निफ्टी गिरा, इस कारण से बैंक निफ्टी चला, दुनिया भर के रीजंस आ जाते हैं।
फॉरेक्स मार्केट में भी मैं बात करता हूँ, 2024 में फरवरी मंथ के अंदर जब गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट हुआ, सब लोग ब्लैंक थे, हम सब ब्लैंक थे, हमें नहीं पता था कि गोल्ड में इतनी तेजी क्यों आ रही है। 20 फरवरी की बात है या फिर पता नहीं, मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब गोल्ड भगने लगा तो मेरे को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई बैंक्स बाई कर रहे हैं। कौन बैंक बाई कर रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी ने बस एक हिंट दिया था कि भाई बैंक बाई कर रहे हैं, और वो भी हमें मार्च एंड में जाके क्लियर हुआ कि कौन कौन से बैंक बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक पूरा खेल पलट चुका था, तब तक गोल्ड अपने में अच्छी खासी मूवमेंट कर चुका था, ठीक है ना। तो उसके बाद भी मूवमेंट हुआ गोल्ड के अंदर, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, लेकिन हमें बहुत लेट पता लगा। तो रीजन बाजार आप लोगों को देगा, लेकिन हमेशा इवेंट होने के बाद, इवेंट होने से पहले नहीं देगा। तो और आप लोग क्या करोगे, उस रीजन को ढूंढते रहोगे कि ये मूवमेंट आया, क्यों आया, ये गिरा तो क्यों गिरा। मेरे को कई लोग फोन आते हैं कि सर किस वजह से गोल्ड गिर गया, किस वजह से गोल्ड भग गया। मेरे को क्या पता किस वजह से भग गया गिर गया। मेरे को अगर पता होता तो फिर बात ही क्या थी, अगर एडवांस में मेरे को पता लग जाए कि गोल्ड गिरने वाला है, ठीक है ना, तो आपको लगता नहीं है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा अगर मेरे को पहले से, तो ये किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो ये गेम है ना मार्केट का, ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, ठीक है, ये संभावनाओं का गेम है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम अपने फेवर में कैसे लेकर आ सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे, और काफी हद तक हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ये कह दे कि भाई मेरे पास जादू की छड़ी है, छड़ी घुमाया आबरा का डाबरा सिम सिम छू, और ये एकदम से ऊपर भग गया गोल्ड और नीचे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो ये नए साल पे एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट मैं आपको देना चाहता था कि पेशेंस के साथ आप जब ट्रेड करोगे, लॉट साइज को मैनेज करते हुए ट्रेड करोगे, ओवर लेवरेज पोजीशन नहीं लोगे, ठीक है ना, लॉस काटना सीखोगे, सबसे जरूरी है लॉस काटना आना। मेरे गुरु जो थे वो सबसे बढ़िया बात कहते थे कि भाई, मेरे से पूछते थे कि मिंदर मार्केट में सबसे बड़ा ट्रेडर कौन। मैंने कहा सर कौन। बोले वो व्यक्ति जो लॉस काटना जानता है। बोले जो व्यक्ति लॉस काटना जानता है उससे बड़ा कोई ट्रेडर है ही नहीं। वो उसके अंदर ट्रेडर बनने की कैपेबिलिटी है, जो व्यक्ति लॉस काटना जानता है। अगर जिस दिन तेरे हाथ लॉस काटने से डरे नहीं, घबराए नहीं, हिले नहीं, ठीक है ना, लहराए नहीं, तो समझ लेना तू एक ट्रेडर बन सकता है। अगर तू लॉस काटने से डरेगा, घबराएगा, तो कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जिनको मैं मानता हूँ कि भाई इंडिया के अंदर ये लोग मतलब कुछ हैं, जिन्होंने चाहे ऑप्शंस के ऊपर पैसा बनाया हो या जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे फॉरेक्स में पैसा बनाया हो, उन लोगों से जब मैं मिला या उनसे थ्रू ऑनलाइन जब मैंने उनसे रूबरू हुआ, तो उनसे एक ही चीज सीखने को मिली कि भाई लॉस काटते हैं। अगर वो कभी ट्विटर पे आके या लिंक्डइन पे आके या फेसबुक पे आके 25 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो 35-35 लाख का नुकसान भी दिखा रहे हैं, 35-35 लाख का लॉस भी काटता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल का स्टार्ट करेंगे आज। तो लास्ट वीक में ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट आपको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ बाजार में, क्या किस कारण डॉलर इंडेक्स तेज है, उसको समझ लेते हैं। द यूएस डॉलर ओपन द न्यू ईयर विद ए नेगेटिव गैप, but was quick to resume its prevailing uptrend as the fundamental landscape has not changed। तो बाजार में नए साल पे डॉलर एक नेगेटिव गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने अपने उस गैप को भरा और एक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड को पकड़ा, क्योंकि जो फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। ये बात मैंने आपको पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते भी बताई थी कि भाई जो फेड है उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 2025 के अंदर हम 2 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। पहले एक्सपेक्ट हो रहा था 4 टाइम्स, लेकिन अब रिड्यूस करेंगे केवल 2 टाइम्स, और वो भी कितना कितना, 0.25 बेसिस पॉइंट ईच टाइम। यानी टोटल कितना करेंगे, 0.50 बेसिस पॉइंट पूरे साल के एंड तक। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट आई थी वो अक्टूबर महीने से आना चालू हो गई थी, और उसका कारण ये नहीं था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने, उनका टैरिफ उन्होंने बोला कि मैं इंक्रीज कर दूंगा, टैक्स कट के अंदर उन्होंने बोला इससे इन्फ्लेशन ऊपर गया, इन्फ्लेशन के ऊपर जाने से डॉलर के लिए पॉजिटिव हुआ, नहीं। उससे पहले ही हमारे अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर बेटर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेटा और इन्फ्लेशन का ऊपर बने रहना इसका कारण था, इसलिए अक्टूबर मंथ से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना चालू हो गया था। और इसमें कहते हैं ना, आग के अंदर तेल डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज थी कि हम टैरिफ लगा देंगे, टैक्स कट कर देंगे, इन सारी बातों से
इन्फ्लेशन के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा था। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई दर। तो जब जब महंगाई दर के ऊपर रहने के चांसेस होते हैं, तब तब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है, जिसके कारण डॉलर के ऊपर पॉजिटिवनेस आती है। तो डॉलर आपका पॉजिटिव बढ़ रहा है। अब जो पूरा का पूरा फोकस है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का, वो इस हफ्ते के नॉन फार्म पेरोल डेटा की तरफ है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स की तरफ है। अगर एम्प्लॉयमेंट नंबर पॉजिटिव आते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। अब एक चीज को समझो कि 20 जनवरी को आपके ट्रम्प साहब गद्दी संभालेंगे। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया मीडिया, और उन्होंने बोला कि भाई मैं आते ही कनाडा पे टैरिफ इंपोर्ट लगा दूंगा, यूरोपियन यूनियन पे इंपोर्ट लगा दूंगा। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स अचानक से, आपने देखा होगा चार्ट पे, ऊपर भग गया था डॉलर इंडेक्स। ठीक है। अब ये न्यूज आपको लगता नहीं कि यार ये न्यूज तो काफी टाइम से पुरानी हो गई है, डिस्काउंट होनी चाहिए अब? तो यहाँ पे मैं आपको एक अपना व्यू देना चाहूंगा। क्या व्यू है मेरा? मेरा ये व्यू है अपने 17-18 साल के एक्सपीरियंस के साथ, कि अभी देखो फंडामेंटली ऐसा कोई भी कारण नहीं है, फंडामेंटली ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाए। राइट। सारी चीज पॉजिटिव है। और जब सब चीज पॉजिटिव होती है ना, तो मार्केट में मेरे हिसाब से डर के रहना चाहिए। ये सब चीज नेगेटिव हो जाए तो भी मार्केट में डर के रहना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, कि जो पॉजिटिवनेस आनी थी अक्टूबर से लेकर अभी दिसंबर तक, या जनवरी जो अभी फर्स्ट वीक निकल गया आपका, तब तक डॉलर इंडेक्स ने तेजी पकड़ ली। कारण क्या था? कारण मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, टैरिफ होना, टैक्स कट होना। अब 20 तारीख को ट्रम्प साहब आके ये तो करेंगे टैरिफ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है ना, वो हम 20 तारीख के बाद पता लगेगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स जब गिरेगा तो विदाउट एनी रीजन गिरेगा। आप और हम लोग रीजन ढूंढते रह जाएंगे कि भाई डॉलर क्यों गिर रहा है। आप लोग कहोगे कि सर ने बोला था फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। तो टेक्निकली चलो अभी गिर रहा है, लेकिन फंडामेंटल साइड क्या हो गया? तो आप पूरे गूगल को छानोगे, ठीक है ना, ब्लूमबर्ग को छानोगे, रॉयटर को छानोगे, देखोगे कि यार ऐसा क्या न्यूज़ है। आप देखोगे कोई भी न्यूज़ नहीं है, फिर क्यों गिर रहा है? तो ये खामे खा गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जो तेजी की न्यूज़ थी वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड हो चुकी है। ठीक है ना। अब जब वो आएंगे और जब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक हो सकता है स्पाइक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिले, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि अचानक से डॉलर गिर रहा है। और क्यों गिर रहा है कुछ नहीं पता, 2 दिन बाद पता लगेगा, 3 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन तब तक आप रीजन ढूंढते रहोगे, तब तक वो अपना काम भी कर जाएगा। तो ये मेरा अपना व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है फंडामेंटली काफी टाइम से स्ट्रांग है, सारे रीजन स्ट्रांग नजर आ रहे हैं मेरे को। ठीक है ना, लेकिन ये काफी टाइम से ऊपर आ चुका है। अब मेरे को लगता है कि इसको गिरना चाहिए, एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू है इसके अंदर, और एक टेक्निकली करेक्शन इसको देना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट पे भी आके हम लेवल को समझेंगे, लेकिन अभी ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू था। तो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो इस हफ्ते में है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखना। अगर वो नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया तो उसके लिए पॉजिटिव रहेगा डॉलर। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट वाले भी सोच रहे हैं कि भाई चलो 2 बार रेट कट हो गया तो देखेंगे, लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, कि जो स्टॉक मार्केट वाले में और फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या है, कि स्टॉक मार्केट आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉरेक्स ट्रेडर्स क्या है, डेली के दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, डेली मजदूरी पे जाते हैं, डेली काम करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडर वो है, उनको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, डेली कहीं ना कहीं 20 पिप 50 पिप 100 पिप के लिए लगे रहते हैं बेचारे, लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। स्टॉक मार्केट वाले लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो उनकी नजर रहेगी आपके एम्प्लॉयमेंट डेटा की तरफ। ठीक है ना। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, अमेरिकन मार्केट्स में ट्रेड करते हो जैसे भी है, या अमेरिकन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं सीएफडीज के ऊपर, तो आप लोगों की नजर रहेगी लेबर मार्केट के ऊपर। दूसरा, एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जब मार्केट में हम लोग आते हैं तो जितने भी वर्ल्ड में ट्रेनर्स हैं एक चीज सिखाते हैं, कि जो एडीपी डेटा होता है, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग एक डेटा होता है, एडीपी नॉन फार्म पेरोल डेटा। ये नॉन फार्म पेरोल जिस दिन निकलता है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले डेटा रिलीज होता है। तो बाजार में जितने भी ट्रेनर हैं वो ये सिखाते हैं कि भाई अगर आपको नॉन फॉर्म पेरोल डेटा क्रैक करना हो, या देखना हो कि नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो आप एडीपी डेटा को देखो। भाई मेरे 17-18 साल में एक्सपीरियंस में मैंने इसका कोई भी कोरिलेशन नॉन फॉर्म पेरोल डेटा के साथ आज तक तो देखा नहीं। ज्यादा कदा कहता है ना कि कभी कभार हो जाती हैं चीजें साथ साथ, तो वो हो जाती हैं। लेकिन मैंने तो उसके बेसिस पे आज तक हमेशा मैक्सिमम टाइम नेगेटिव ही इम्पैक्ट देखा है। अगर ये पॉजिटिव है तो एनएफपी नेगेटिव है। बहुत कम हुआ है कि ये पॉजिटिव है तो एनएफपी पॉजिटिव है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिंस मार्केट में ये बात
है, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई एडीपी एम्प्लॉयमेंट डेटा आप देखोगे, ये पॉजिटिव आएगा, तो नॉन फार्म पेरोल डेटा भी आपका पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है ना। फिर मंडे को आपका आज आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया, जो कि नेगेटिव आया, जो कि डॉलर के लिए नेगेटिव होना चाहिए। डॉलर नेगेटिव हुआ भी था थोड़ा सा, बाद में रिकवरी थोड़ी बहुत दी है, लेकिन अभी ओवरऑल क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, केवल एक डेटा के नेगेटिव आने से बात नहीं बनती है। कम से कम दो चार बड़े डेटाज कौन कौन से, सीपीआई डेटा, एनएफपी डेटा, ये सब नेगेटिव आने लगेंगे, तब डॉलर के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, अदरवाइज इन छोटे मोटे डेटा से फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, वेनेसडे को, कमिंग वेनेसडे को आपको दिसंबर की फेड की जो डिसीजन हुआ था दिसंबर के अंदर, उसके मिनट्स रिकॉर्ड होंगे। ठीक है ना, कि क्या क्या बातें हुई थी, तो उस मीटिंग के अंदर जो स्टेटमेंट है उसका कोई अगर चेंजेस करने होंगे गवर्नमेंट को तो चेंजेस करेगी। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कौन है पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो सेंट्रल बैंक, कौन है सेंट्रल बैंक, फेड, उसके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने पहले बोल दिया कि हम 2 बार ही इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे, तो ज्यादा बड़ा कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। फिर हम आते हैं यूरोजोन के ऊपर। इन यूरोजोन, द स्पॉटलाइट इज लाइकली टू फॉल ऑन दी प्रिलिमिनरी सीपीआई डेटा फॉर दिसंबर, यानी दिसंबर का महंगाई दर का डेटा आपका रिलीज होगा कल, ट्यूसडे को। दिसंबर में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया था, और ये बोला भी था कि हम आगे जाके और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। और उन्होंने बोला कि हम तब तक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे जब तक ये न्यूट्रल रेट पे नहीं आ जाता। अब ये न्यूट्रल रेट क्या है? न्यूट्रल रेट ईसीबी ने रिसर्च किया और न्यूट्रल रेट को पाया कि ये होगा 1.75 से 2.5% के बीच में। तो जब तक ये आपका इस लेवल तक नहीं आ जाता, तब तक ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते रहेंगे। पूरे साल में 110 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। अब फेड करेगा 50 बेसिस पॉइंट, यूरोपियन सेंट्रल बैंक कर देगा 110 बेसिस पॉइंट, तो कहीं ना कहीं यूरो आपका वीक रह सकता है। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही यहाँ पर कि जब यूरो यूएसडी आपका 1200 पे था, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई यूरो नेगेटिव जा सकता है, यूरो नेगेटिव रहेगा, ये रहेगा। अब ये 1000 पिप गिरने के बाद, 200 लेवल के, 300 लेवल के आसपास आने के बाद, अब ये बोल रहे हैं कि भाई नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बातें जो है मेरे को समझ में नहीं आती कि भाई इतना गिरने के बाद, अभी एकदम 1000 पिप गिरने के बाद, अब ये नेगेटिव नेगेटिव न्यूज दे रहे हैं कि भाई यूरो तो घुसेगा, अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो खैर एनी हाउ, हम लोग तो अपने डेटा पे चलेंगे। तो अगर कल को सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज होके आता है, यानी महंगाई दर इंक्रीज होके आता है, तो ये यूरो के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर सीपीआई डेटा नेगेटिव होके आता है तो ये नेगेटिव रहेगा। सिंपल सा रखते हैं, इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि भाई जो आउटलुक है यूरो डॉलर का वो बियरिश है। इसका कारण क्या है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है फ्रांस के अंदर और जर्मनी के अंदर, वो भी एक कारण है। दूसरा, ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसीज है यूरोपियन गुड्स के ऊपर, अगर वो लगाई तो वो भी कारण है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भैया, अगर ट्रम्प ने वास्तव में लगा दी तो यूरो के लिए तो नेगेटिव है। ठीक है ना। तो ये कारण मैं मान सकता हूँ। अच्छा, जिस समय आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा निकलेगा उससे जस्ट पहले कनाडा का भी जॉब डेटा आपका रिलीज होगा। दिसंबर के अंदर बैंक ऑफ कनाडा ने 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया था। पूरे साल में ये एक ऐसा इकलौता बैंक था 2024 के अंदर जिसने 5 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया। और अक्टूबर से मैं इसका सीपीआई डेटा ट्रैक करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे को लगता है कि सीपीआई डेटा में कहीं ना कहीं अब इम्प्रूवमेंट आने लगी है। ठीक है। अब अगर जनवरी के अंदर 29 तारीख को इसकी बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, उससे पहले जो सीपीआई डेटा और रिटेल सेल्स नंबर डेटा आएंगे आपके, अगर ये पॉजिटिव आए, तो मेरे को लगता नहीं है कि यार ये कैनेडियन डॉलर के अंदर बैंक ऑफ कनाडा यार 5 बार रिड्यूस कर चुका है साल में, और ये रिड्यूस करने की कगार पर है, ऐसा नहीं लगता है। तो अगर मेरी बात सही हुई, तो डेफिनेटली आपका कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और यूएसडी गिर जाएगा। लेकिन अगर सीपीआई डेटा कहीं ना कहीं नेगेटिव आ गया और रिटेल सेल्स नंबर भी नेगेटिव आ गए, तो ये मानने वाले नहीं है। फिर तो ये 75% चांस हो जाएगा कि ये 25 बेसिस पॉइंट और रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना। और पूरे साल में 65 बेसिस पॉइंट का इनका प्लान है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का भी महंगाई दर रिलीज होगा वेनेसडे को। फिर आपका जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी है। अब जापान में इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये रिड्यूस करेगा, बढ़ाएगा, कुछ भी नहीं करेगा।
इसमें अभी कोई भी फंडामेंटल साइड से क्लैरिटी नहीं आ रही है, और एक दो स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाएं, डेटा आ जाए, तब देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना, तो इसमें अभी कोई भी फंडामेंटल साइड से क्लैरिटी नहीं है। तो ये आपके फंडामेंटल्स थे। अब हम लोग चलेंगे आपके टेक्निकल साइड पे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपसे दोबारा। हाँ जी दोस्तों, तो आप आ जाओ डॉलर इंडेक्स की तरफ। अब देखो, ये वो दिन था जब ये अचानक से डॉलर इंडेक्स भगा था। ये क्यों भगा था? ये वो दिन था जब ट्रम्प साहब आ गए प्रेस मीटिंग में, और उन्होंने आके अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। ठीक है ना। अब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना है। किस पे? ट्विटर पे। क्योंकि जब ट्रम्प साहब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तो ये ट्वीट बहुत ज़्यादा करते थे, और उस समय में स्टॉक मार्केट वाले बड़ा फॉलो करते थे कि ट्रम्प साहब ने कुछ कहा नहीं और मार्केट के अंदर भूचाल आ गया, मार्केट में सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, जो भी। तो ये ट्विटर ट्वीट बहुत यूज़ करेंगे। अब तो इनके खासम खास फ्रेंड एलन मस्क का है ट्विटर, तो ये फॉलो और भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ट्विटर के ऊपर। अब ये जो मूवमेंट आया, अचानक से इन्होंने बोला कि हम कैनेडियन, मैक्सिको, यूरोपियन, इन सब पे टैरिफ इंपोर्ट कर देंगे, इम्पोज कर देंगे, तो ये भगा। अब ये गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? यहाँ पे क्यों गिरा? क्योंकि आज आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा था, नेगेटिव आया। 56 पॉइंट समथिंग आया, 58 पॉइंट एक्सपेक्टेड था, नेगेटिव आया, इसलिए गिर गया। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या कहा, ये जब गिरने लगेगा तो कोई भी कारण आपको नहीं मिलेगा गिरने का। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना लंबा भाषण सुनाया था मैंने कि रीजन नहीं ढूंढना है, रीजन मत ढूंढो। ठीक है। ये गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा विदाउट एनी रीजन। ये टेक्निकली बेसिस पे कब तक स्ट्रांग है? जब तक ये 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक स्ट्रांग है। 107 के नीचे आ जाएगा तो ये आपका वीक हो जाएगा। क्लियर हो गया बात को? तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग ही है, 107 के नीचे वीक है। यहाँ पे हैमर पैटर्न बना था बहुत अच्छा, 340 के लेवल को इसने ब्रेक किया। बहुत बढ़िया सपोर्ट था यहाँ पे 340 का। उस लेवल को ब्रेक करके झटके से नीचे आया, यहाँ पे हैमर पैटर्न बनाया। ये हैमर पैटर्न मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। हैमर पैटर्न के हाई के ऊपर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसका लो हमने अपने स्टूडेंटों को बोला था कि भी एसएल रखो, और यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को आपको मिला। अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले लो। 450 का एसएल रहेगा। ठीक है। 450 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उसका अगर हाई टूट जाता है, तो यहाँ पे डबल क्वांटिटी से हम बाई करेंगे, और फिर हम 550 से और 600 के बीच में इसको कम से कम बेचेंगे। ठीक है। और अगर आप अभी शॉर्ट करते हो तो आपको नीचे 300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है मैंने बोला 300 तो 300 तक आपको टीपी लगाना है, नहीं। आपको 350 पे प्रॉफिट बुक करना है वहां पे कर लो, 330 पे करना है वहां पे कर लो, ये आपकी चॉइस है। स्टॉप लॉस मैंने इसलिए साथ में दिया है। 450 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उस 2 आवर्स के कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो डबल क्वांटिटी से आपको बाय करना और बहुत शानदार प्रॉफिट मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। तो ये रणनीति रहेगी पूरे हफ्ते में इसी चीज की कि जब तक 450 नहीं टूटता ये सेल कैंडिडेट है, और 450 के ऊपर ये तेजी वाला कैंडिडेट बन जाएगा। सेम जीबीपी यूएसडी के लिए भी अभी के अभी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। 2600 का एसएल रहेगा आपका। 2600 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है तो उसका 2 घंटे का कैंडल का हमें स्टॉप लॉस लेना है। 2 आवर्स का कैंडल अगर 2600 के ऊपर बंद हो गया तो इसके हाई के ऊपर आप डबल क्वांटिटी से बाय करके ऊपर तक आराम से फिर बैठेंगे हम लोग, अच्छी रैली पकड़ेंगे। और नहीं तो यहाँ पे वापस आपका 2400 और उसके नीचे भी जाने को जा सकता है। जीबीपी जेपीवाई ने एक बार के लिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे डबल टॉप भी लगाया है। तो मेरे को लगता है कि अभी ये बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स बना देता हूं मैं, इस बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस बॉक्स में अभी कोई भी खासम खास क्लैरिटी मेरे को नजर नहीं आती है। ठीक है ना। तो इसको अभी हम अवॉइड करेंगे जीबीपी जीपीवाई को। बस मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक ये 194 का लेवल नहीं टूटता है, आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और ऊपर 200 201 तक के टारगेट मेरे को लगते हैं। 194 के नीचे ही वीक हो जाएगा और 190 तक ये गिर सकता है, तब तक ये स्ट्रांग है। एयूडी यूएसडी पिछली बार भी मैंने बोला था कि भाई बाय करना है। क्यों बोला था? क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखो आपका जब ऊपर जा रहा था तो इसको अच्छे वाला नीचे आना चाहिए था, लेकिन मैंने एक चीज देखा, इसमें डाइवर्जेंस देखा।
कि यार डॉलर इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये तो गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो इस वाले लेवल को, सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे बोला था कि भाई ये अगर 2 दिन के हाई के ऊपर ये बंद हो जाता है तो यहाँ पे आपको बाय ट्रेड लेना है, और अभी भी आप बाय ट्रेड ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। टारगेट 6345 तक के आपके टारगेट रहेंगे। 100 पिप का टारगेट रहेंगे, 50 पिप का ऐसा रहेगा। अब यूएसडी कैड हालांकि ऊपर आया है, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई अब ये थोड़ा सा वीक होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस नहीं होगा। तो आप ये समझो कि यूएसडी कैड एक करेंसी पेयर है, इसमें मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। अब एक कनाडा के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हुआ तो ये कैनेडियन डॉलर के लिए पॉजिटिव है और यूएसडी के लिए नेगेटिव, तो ये करेंसी पेयर आपका नीचे जा सकता है। तो ये 4400 के अगर आसपास आता है तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। 4470 का मात्र आपको एसएल लेना है, और टारगेट आपको 4200 तक के टारगेट लेने हैं। 70 पिप का एसएल है, 200 पिप तक के टारगेट है। 4470 के ऊपर अगर ये 2 आवर्स का कैंडल बंद हो जाता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना, 4400 का एसएल रखना, 4600 तक के टारगेट रखना। स्ट्रेटेजी समझ में आ गई आपको? और ये सारा पोजिशनल ट्रेड मैं बता रहा हूँ, पूरे हफ्ते का ट्रेड मैं बता रहा हूँ। यूएसडी सीएचएफ आपका वीक है, ये वाला स्टॉप लॉस रखो आप 9136 का। ये जो डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न यहाँ पे बनाया है इसका स्टॉप लॉस रखो। यहाँ पे सेल करो, ऊपर आता है ऊपर सेल करो, आपकी चॉइस है। नीचे ये 8950 और 89 नेट तक एक बार डिप मार सकता है। ये आपके प्रॉफिट के टारगेट्स होंगे आपके। गोल्ड पे हम लोग आ जाते हैं। आपको पता ही है कि भाई वायरस वायरस काफी हल्ला मच रहा है आज के टाइम में, और चाइना के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, और जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर अभी गोल्ड की डिमांड इतनी नहीं हो रही है। और हो सकता है कि अगर ये वायरस का प्रभाव ज़्यादा रहा तो इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो की प्रॉब्लम दूर करने के लिए सरकार जो चाइनीज गोल्ड अब तक परचेज कर रही थी वो गोल्ड को बेचे, ताकि अपनी डिमांड को पूरा कर सके। तो गोल्ड में एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जो एक ड्रामेटिक मूव आपको देखने को मिला है, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो ओवरऑल मेरे को क्या लगता है कि जब तक ये 2650 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक तो ये सेलिंग में है। ठीक है, और 2650 के लेवल अगर ब्रेक हो गया तो ये जो 2665 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक होगा, और ये 2680 तक आपका गोल्ड जाएगा। जब तक ये 2650 का लेवल ब्रेक नहीं होता ये नीचे 2600 तक के लेवल तक आ सकता है। ठीक है, तो दो पोजीशन आप बना सकते हो। पहला, करंट लेवल पे आप सेल पोजीशन बना सकते हो, 2650 के आप एसएल दो, टारगेट 2600 तक का रखो। 2650 के ऊपर आप डबल क्वांटिटी से बाय कर लेना, उस वक्त आपको 17 पॉइंट का नुकसान होगा, और 2650 पे लेकर 2680 पे बेचना। तो यहाँ पे 17 पॉइंट का जब आपको नुकसान होगा तो यहाँ पे 30 पॉइंट मिलेंगे आप, और डबल क्वांटिटी से बाय करोगे तो आपको 60 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको सोच लो कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो ये स्ट्रेटेजी आप इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे मैं आपको पहले से ही काफी टाइम से बोल रहा हूँ, जब ये 92,500 था, 95,000 था, मैं कह रहा था बाई करो। 1,25,000 तक के टारगेट है मेरे 3 महीने के। 1,25,000 ये जा सकता है, 1.5 लाख भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। 25,000 तक, 1,25,000 तक चला जाए बहुत बढ़िया है। 90,000 का एसएल है नीचे का। मेरे को एक बार लग रहा था कि 90,000 तोड़ के ये 82,000 तक आएगा, तो 82,000 पे मैंने सोचा पोजीशन बनाएंगे, लेकिन बाद में फिर मैंने 95,000 के आसपास पोजीशन बनाई और 90,000 का एसएल दे दिया। टारगेट 1,25,000 के हैं। ऊपर कहीं पर भी आपका, जहां अभी 1,05,000 तक तो कल भी मिल जाएगा, कल सुबह उठोगे तो हो सकता है मिल जाए, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है ना? तो ये आपके तेज रहेंगे। तो आर्यन भाई, आपके जो ऑल्ट कॉइन है वो भी तेज रहनी चाहिए। डॉज कॉइन देख लेते हैं, आपने पूछा डॉज कॉइन। मार्केट क्या डॉज कॉइन, एक डॉज कॉइन भी आपका स्ट्रांग है। 4500 तक यहाँ पे जाना चाहिए, 1.4 0.4500 तक कम से कम। ठीक है ना? ये स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है। बाय कर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है आर्यन भाई। उसके अलावा कोई भी करेंसी पेयर पे, इंडेक्स के ऊपर, किसी पे भी अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर चलेंगे। आई होप आप लोगों को फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। टेक्निकल लेवल्स क्लियर हो गए। कोई भी करेंसी पेयर पे, इंडेक्सेस के ऊपर आप अगर एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस कर दूंगा। थैंक यू जिग्नेश भाई फॉर रिप्लाइंग। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अपने, थैंक यू राजेश जी। अब हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम स्ट्रेटेजी देते हैं, और मेरी ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो प्रॉफिट नहीं देती है, सारी स्ट्रेटेजीज में जबरदस्त प्रॉफिट्स हैं। ठीक है ना। यूएस ऑयल बता देता हूँ सर। बस तरीका है कि पेशेंस के साथ वेट करा जाए। यूएस ऑयल आपका स्ट्रांग रहेगा, $76 तक आपका जा सकता है, बहुत अच्छा हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, दो चीज तीन चीज देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 दिन से रेगुलर भग रहा है। यहाँ पे भगा था एक दो तीन चार, उसके बाद गिरावट आई थी। ठीक है ना। तो ये एक साइकिल एनालिसिस होती है, देखो एक दो तीन चार पाँच, तो छठा दिन हो गया आज। तो मेरे हिसाब से देखो तेज तो है, नो डाउट। ये ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस है इसका 76.96, और सीधा उसके बाद फिर ये 78.86, ये टारगेट है। लेकिन मेरे को लगता है एक दो दिन के अंदर अगर थोड़ा सा ये नीचे आ जाए ना, 200 पॉइंट के आसपास ही नीचे आ जाए, दो दो पॉइंट मतलब 72.70 आ जाए, तो ये बहुत बढ़िया बाइंग है, इसके अंदर बाइंग करो। टारगेट मेरे $80 तक के बने हुए इंटेक्ट है। ठीक है ना। दोस्तों एक चीज और, कि हम लोग ये जो टेक्निकल लेवल है, फंडामेंटल है, सेंटीमेंट एनालिसिस है, और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजीज हम लोग अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर सिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज हैं। बैक टेस्टिंग है, 100% प्रॉफिटेबल है। मैं आपको ये शब्द तो बोल नहीं सकता, रिटर्न गारंटी, नहीं तो वो भी मैं बोल देता। 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज है, अगर आप हमारी बात के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली आपको मैं, चाहे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, करेंसीज हो गए, सब पे स्कैल्पिंग और पोजिशनल स्ट्रेटजीज विद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना लॉट कैसे लेना है, रिकवरी फैक्टर कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे भी, कैसे लॉस हुआ उसको रिकवरी फैक्टर में कितना लॉट लेना है, क्या करना है, पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है हम लोगों ने। वो पूरा ब्लूप्रिंट आपको सिखाएंगे एडवांस क्लासेस के अंदर। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो बुलबेल एकेडमी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे दोस्तों। जीबीपी यूएसडी का हम 1 आवर का चार्ट लगाएंगे। अब मैंने जैसे कि आपको हर बार बताता हूँ कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ उसमें दो तीन तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुलबेल एकेडमी की तरफ से आपके फ्री वेबिनार्स हैं, तो इसमें मैं स्ट्रेटेजी का एक पार्ट ही आपको बताता हूँ। जो दो पार्ट हैं उसके लिए आपको हमारे प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजीज मैं बताता हूँ ना, मैं, आप कहीं पर भी चले जाओ, यू एनीवेयर यू, मतलब कहीं पर भी वर्ल्ड में आप चले जाओ, तो ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतनी स्ट्रेटेजीज कोई पैसे लेकर भी नहीं बताता, जो आपको बुलबेल एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इसका आप सही से अध्ययन करें, पैसा बनाएं, और मैं बोल रहा हूँ पैसा 101% बनेगा, लेकिन पेशेंस के साथ। अब आपका छोटा $1000 का अकाउंट है, उस पर एक स्टैंडर्ड लॉट मारोगे तो कैसे करोगे, तो आर पार की लड़ाई हो गई, या तो 1000 के 10,000 बनेंगे या जीरो हो जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो जीबीपी यूएसडी के 1 आवर चार्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाओगे, आर एफ एक्स रेंज फिल्टर, आर एफ एक्स लिखना है, और ये वाला इंडिकेटर आपका आ जाएगा, ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है इसके अंदर। ये प्लॉट कर दिया आपने। इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। वैसे तो मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, काफ़ी पुराना सेटअप मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बुलबेल एकेडमी से, अगर आप कांटेक्ट करेंगे उनसे बातचीत करेंगे तो दे देंगे। ये देखो ये आपका सेटिंग, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, टाइम नहीं लेना है हमको। ये वाला वैसे तो कोई चेंजेस किए नहीं है, फिर भी मेरे को याद नहीं है, शायद कुछ किया हो मैंने, तो अभी नोट कर सकते हैं सब लोग। जैसा नरेंद्र सर ने कहा था कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे, मैक्सिमम लोगों के वीडियोस ऑफ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कर लें, ताकि जो बेनिफिट बुलबेल एकेडमी की तरफ से आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने पाए। ठीक है ना, और कुछ चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, और आपका नाम भी लिखें। ठीक है ना, आपका जो भी आपका यूज़र नेम है उसमें आप अपना पूरा नाम, जैसे आप, कई लोगों ने मोबाइल नंबर लिख रखा है vivo1209 सैमसंग SM, तो ये बार मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना नाम जरूर लिखें। इससे दो फायदे होंगे कि जब आप रेगुलर आएंगे तो मैं आपको एटलीस्ट आपके नाम से जान पाऊंगा, मतलब मेरे को भी शर्म नहीं आएगी बोलने में कि मिस्टर वीवो, मिस्टर सैमसंग। ठीक है ना, तो आपके प्यारे प्यारे नाम हैं। तो नहीं विद्यासागर जी, वो आपने नाम लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल नेम पे, जो आपने लॉगिन कर रखा है, वहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो यूजर प्रोफाइल नेम है वो, जैसा आपने मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है ना, तो मोबाइल का नाम आता है वहाँ पे, बस उसको रीनेम करना है और आपको ओरिजिनल नेम लिखना है, ताकि बुलबेल एकेडमी भी आपको पहचान पाए कि भाई कौन लोग हैं, ताकि आपको जब क्रेडिट देने का समय आए $5, तो वो आपको मिल पाए। तो आई होप आपने दोस्तों इंडिकेटर लगा लिया है। एक मूविंग एवरेज और लगानी है इसके अंदर, EM, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाओगे आप, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाओगे आप, और यहाँ पे 100 पीरियड का आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे। प्रवीण भाई मेरी स्क्रीन पे ना लिखें आप। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है आप, देखो यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस हैं, एक तो ये 100 पीरियड का आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, और ये दो बैंड हो गए आपके, एक ब्लू कलर का बैंड है या आसमानी कलर का बैंड है, और एक आपका रेड कलर का बैंड है। तो आपको करना क्या है, जब ये ब्लू कलर का बैंड आपका ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, उस समय आपको देखना है कि भाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसके हाई के ऊपर आपको बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसका बाई ट्रेड कितना है, 1.2693, 1.2693। अच्छा, 1 घंटे का चार्ट है, मैं 25 से 30 पे रिकमेंड करता हूँ कि भाई 25 से 30 पे आप अपना लेके चलो बाय ट्रेड, प्रॉफिट का ट्रेड। तो 1.2693 पे आपने बाई किया, ये ऊपर 70 पिप ऊपर गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, 25 से 30 पिप का टारगेट था। अब आप कहोगे सर, जब 70-80 पिप का प्रॉफिट आ रहा था तो आपने 25-30 पिप पे क्यों बुक कराया? रीजन क्या है कि हर बार आपको बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी, कई बार आपको ऐसे सिस्टम के ऊपर 100 पिप 200 पिप की भी मूवमेंट मिल जाएगी, लेकिन हर बार नहीं मिलेगी। अगर हर बार मिलती तो मैं आपको हर बार बोलता 100 पिप कम से कम बुक करो, लेकिन मैं 25 से 30 पिप इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेफ है। अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 के 10 आपके, मेरे पास मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके 10 के 10 ट्रेड हिट होंगे, इतना प्रॉफिट बुक होगा होगा मिनिमम आपका। ये देखो कितना मूवमेंट दिया है इसने, इसलिए मैं कहा हर बार मूवमेंट नहीं होगी। फिर देखो ये दोनों बैंड नीचे आ गए आपके, इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गए दोनों बैंड। जिस वक्त ये नीचे आया उस वक्त लो क्या लगा था, ये वाले कैंडल ने सबसे ज्यादा लो लगाया था। हालांकि ये जब बैंड नीचे आया तो ये इस वक्त आया था जब ये दोनों कैंडल बन रहे थे ना, तब ये नीचे आया था यहाँ पे, लेकिन उससे पहले लो क्या लगा था, ये वाला लो। तो इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, इसका लो है 1.2901। देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया नीचे, 2828, 70-80 पिप का मूवमेंट दिया, और अभी देखो नीचे गए।
दिख रहा है आपको? और भी नीचे गया। फिर यहाँ पे देखो दोनों बैंड आपके ऊपर आ गए। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इन इसके ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसका हाई कितना है? 2774। सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया बैंड, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया दोनों बैंड। लेकिन मैं शॉर्ट कहाँ करूंगा? इसके नीचे। सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, तो इसके लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। इसका लो कितना है? 1.3145। सीधी मूवमेंट। कितना लो लगाया? 3097। फिर यहाँ पे देखो ऊपर गया, इसके हाई के ऊपर बाई किया 3180। हाई लगाया 3239। 25 से 30 पिप मिल गए। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे मैंने शॉर्ट किया 3072। कितना मूवमेंट गया? 3002। प्रॉफिट मिल गया। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया, इसके हाई के ऊपर बाय किया 3152। कितना ऊपर गया? 3230। सीधी मूवमेंट। प्रॉफिट आ गया बड़ा। अब देखो यहाँ पे ये नीचे गया, तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। इसका लो है 3237। कितना लो गया? 3096। प्रॉफिट आ गया। फिर देखो यहाँ पे जब इसने क्रॉसओवर किया, तो मैंने बाय ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके हाई के ऊपर ये नहीं गया। अगर इसके हाई के ऊपर जाता तो मैं बाय ट्रेड लेता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर गया, इसका हाई था 3011। कितना हाई लगा? 3043। तो यहाँ पे आपका 25 से 30 पिप का टारगेट मिल गया। फिर यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया, इसके लो के नीचे मैं सेल करूंगा। इसका लो है 2936। लो कितना लगाया? 2843। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया, तो इसके हाई के ऊपर बाय करूंगा 2997। हाई कितना लगा दिया? 3048। 25 से 30 पे मिल गए। फिर देखो यहाँ पे इसके लो के नीचे शॉर्ट करूंगा। इस कैंडल का लो है 2834। अब जब यहाँ पे नहीं गया, ये ऊपर चला गया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया और वापस देखो नीचे आ गया। सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे ऊपर गया ये, इसके हाई के ऊपर मैं खरीदूंगा 2695। कितना हाई लगा दिया? 2746। अभी तक बाय चल रहा है। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया है देखो, इसके लो के नीचे मैं बेचूंगा 2667। 2612। प्रॉफिट बुक हो गया 25 से 30 पे। अब देखो यहाँ पे नुकसान लगा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ, और रिकवरी कैसे होगी वो भी दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्रॉसओवर किया, इसके हाई के ऊपर मैंने बाय करना चाहा। इसका हाई कितना था? 2728। यहाँ पे हाई कितना लगा? 2727। नहीं हुआ, यहाँ पर भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। नीचे आ गया, सेल शॉर्ट में चल रहा था। यहाँ पे लगा होगा नुकसान। ये देखो यहाँ पे क्रॉसओवर किया, इसके हाई के ऊपर बाय किया, ये बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। 2592। हाई लगा 2606। ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या है, इसको समझो आप। यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया, इसके लो के नीचे बेचो चाहे इसके लो के नीचे बेचो, एक ही बात है, बराबर वाला लेवल है। आपने बाय कहाँ किया था? मैं कहता हूँ मैंने बाय किया 0.01 एट द रेट ऑफ 1.2592। अब यहाँ पे सेल कर रहा हूँ मैं इसके लो के नीचे। इसका लो कितना है? 2506। मोटा मोटा मैं मानता हूँ 90 पिप का आपको नुकसान लग गया। 90 पिप का आपको लॉस लग गया। अब आपने डबल क्वांटिटी बेचा है, तो 90 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया? 45 पिप। यानी 45 पिप अगर मेरे को मिलेगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। और इस पे मैं काउंट करता हूँ कि 20 पिप और चाहिए मेरे को प्रॉफिट के, क्योंकि मेरे पास डबल क्वांटिटी है, तो 20 की जगह कितना मिलेगा मेरे को? चलो टोटल ले लेते हैं, 45 पिप प्लस 20 पिप। 65 पिप का प्रॉफिट चाहिए। 65 पिप इंटू 2, कितना प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को? 130 पिप का प्रॉफिट। लॉस कितना हुआ मेरे को? 90 पिप का। तो नेट में मेरे पास कितने बच गए? 40 पिप। ये देखो सीधी मूवमेंट। कितना लो लगाया? 2352। अभी भी शॉर्ट चल रहा है। जब ये दोनों लाइनें इसके ऊपर जाएंगी, उस वक्त जो हाई होगा उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रेटेजी।
इसको आप, मैंने जो बैक टेस्ट किया वो यूरो यूएसडी में और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड किया है 1 आवर पे। आप और करेंसी पेयर पे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, बहुत ही जबरदस्त पैसा मिलता है, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है ये कि ये वाली मूवमेंट हम कैसे कैप्चर करें, तो ये वाली मूवमेंट के लिए हम एडवांस क्लासेस में आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप एडवांस क्लासेस हमारी ज्वाइन करें। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा स्कैल्पिंग के लिए कि ऐसी मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर करें। आज मैं आपको बताता हूँ, एक हमने स्ट्रेटेजी बना रखी थी पुल बैक स्ट्रेटेजी। उस पुल बैक के अंदर आज हमने जीबीपी यूएसडी बेचा 1.2573 पे, ठीक है। फिर हमने ऊपर बेचा 2473 पे हमने यहाँ पे बेचा, फिर हमने बेचा 2543 पे हमने यहाँ पे एक लॉट और बेचा। जब ये नीचे आने लगा तो 2573 पे हमने ये वाला प्रॉफिट बुक किया और ये वाला हमने ब्रेक इवन पे काट दिया। तो ये स्ट्रेटेजी पे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, और जब ये ऊपर भग रहा था ना, हम बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आए। हम बिल्कुल भी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे वो कोई भी पैनिक में नहीं आया, क्योंकि हमें पता था हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये नीचे आएगा। हमें थोड़ी ना पता था कि यार ये एकदम से ऐसे नीचे मारेगा, लेकिन हमने ट्रेड किया और वो आ गया प्रॉफिट। तो ये जो मनी मेकिंग प्लान है ना, ब्लूप्रिंट पूरा हमने रेडी कर रखा है, पूरा स्ट्रेटेजीज है। और ऐसा नहीं है कि जो एडवांस क्लासेस हमने, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ मेरे बारे में, नहीं कि भाई जो एडवांस क्लासेस जिन बच्चों ने भी हमारे साथ किए हैं और जो उनको स्ट्रेटेजीज बताई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, वो तो होंगी, लेकिन जब उन्होंने एडवांस बैच कंप्लीट किया और अब तक मैंने नई 4-5 और स्ट्रेटेजीज बना ली हैं, तो वो नई स्ट्रेटेजीज मैं हर बार हर बैच के अंदर ऐड ऑन करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि पुराना एक कंटेंट बना दिया उसी को रिपीट, वो तो होगा ही होगा, लेकिन नई नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। और हर बार नया कुछ स्ट्रेटेजीज में, क्योंकि मेरा काम ही 24 घंटे में बैठ के स्ट्रेटेजीज मेकिंग में फोकस करता हूँ, तो नई नई स्ट्रेटेजीज में आपको, इसीलिए इतने साल से हम लोग बुलबेल एकेडमी पे आ रहे हैं और हर बार हर मंडे को हम लोग नई स्ट्रेटेजीज ही आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच कि आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना। और अब समय है कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक है फीडबैक दे सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो वी आर ओपन टू एक्सेप्ट इट। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जरूर बताएं आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आपके मन में फीलिंग है, आपकी फीलिंग की बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उस पर काम भी किया जाएगा, तो डेफिनेटली। थैंक यू निखिल भाई, थैंक यू जिग्नेश भाई, थैंक यू रावल विशाल जी, थैंक यू जयंती प्रजापति सर। और नए लोग बोले, ये सारे जितने भी लोग फीडबैक दे रहे हैं ये तो मेरे अपने, मतलब ये तो ही रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे अपने हैं। तो जो लोग रेगुलर आते हैं वो हमारे अपने हो ही जाते हैं। जो आज पहली बार आया है, जो फर्स्ट टाइम आया है, आपको कुछ मदद मिली सीखने के लिए, समझने के लिए, नया कुछ सीखने को मिला, थैंक यू चंद्रेश भाई, थैंक यू दिनेश कटारिया जी। तो जरूर फीडबैक दें, फीडबैक से हमारा मोटिवेटेड होते हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं कि आपको नया नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ बताएं, पैसे कमाने के तरीके बताएं आप लोगों को। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले मंडे। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट निखिल भाई, गुड नाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फिर मिलेंगे, बाय।